नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के अपने इस क्लास में। काफी लंबे अंतराल के बाद हम लोग आज फिर से मिले हुए हैं। लगभग 4-5 दिन का गैप हो गया था। उसका कारण ये था कि तबीयत खराब थी हम लोगों की, काफी लोगों की। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे थे या नहीं पा रहे थे। तो आज हम लोग क्लास गुप्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने गुप्त काल पर चर्चा की शुरुआत की थी और गुप्त काल में हम लोगों ने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है उसका जो नाम है, हमने सबसे पहले राजनीति पर चर्चा की थी और राजनीति को बहुत बढ़िया से आप लोगों को डिस्क्राइब किया था, जिसमें श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के से लेते हुए स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय तक चर्चा हमने किया था। भानु सिंह बालादित्य की भी चर्चा की थी। तो राजनीति हमने किया। फिर खूब बढ़िया से हम लोगों ने प्रशासन किया। प्रशासन के बाद हम लोगों ने चर्चा किया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पर विधिवत चर्चा हम लोगों ने की है। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया है मुद्रा का अर्थशास्त्र या मुद्रा की महत्ता पर चर्चा की है। ठीक है, इन सब टॉपिक्स पर हम लोगों ने बढ़िया से चर्चा आपके साथ किया हुआ है कंप्रेहेंसिवली। यदि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम, तो इन सब कंटेंट को आप देखिए और जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं उसके माध्यम से अपने कॉपी को अच्छे से बनाइए, तो आपको इतिहास में कोई भी समस्या नहीं होनी। ठीक है, तो इन सब चर्चा के बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे गुप्तकालीन समाज। तो देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग का। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या की थी। और यदि हम साहित्य, कला एवं संस्कृति की बात करें तो निश्चित रूप से ये युग जो था वो क्या था? स्वर्ण युग था। लेकिन बाद में जब वामपंथी इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या की तो इसमें कुछ कमियां भी निकाली, जो कि कमियां अर्थव्यवस्था और समाज के स्तर पर देखने को हमको मिलता है। तो अर्थव्यवस्था जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों को चर्चा करते हुए हमने बताया था कि दो कारणों से यहाँ अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिलती है और उत्तरवर्ती काल में तो वो गिरावट बड़ी तेज भी हो जाती है। उत्तरवर्ती मतलब गुप्त काल के बाद के समय में हम जब देखते हैं तो वो गिरावट थोड़ी कम भी हमको देखने को, मतलब गिरावट देखने को मिलती है। तो क्या रहता है उसमें, हमने ये बताया था कि जो सिल्क रूट है, ठीक है, जो ये सिल्क रूट था या सिल्क रूट या रेशम जहां से जाता था, पहले इस रेशम का ज्ञान केवल चीन को था, रेशम पैदा करने का या बनाने का। तो चीन से भारत के माध्यम होते हुए यूरोप और पश्चिम अफ्रीका को जाता था। तो ये रेशम की कला जो थी इसको यूरोपियों ने सीख ली। ठीक है, यूरोपियों ने जब रेशम की कला सीख ली रेशम बनाने की, तो आपको रेशम की डिमांड ही कम हो गई। और जब डिमांड कम हो गई तो जो सिल्क रूट पे भारतीयों का नियंत्रण था और बगैर किसी परिश्रम के इनको लाभ होता था, उस पे टोल टैक्स लेते थे या टोल लेते थे या चुंगी लेते थे, वो गिरा, मतलब कि सोना चांदी के रूप में मिलता था, वो उसकी कमी आई। ठीक है, फिर जैसे ही अर्थव्यवस्था गतिमान हुई, कृषि हुआ,
इसको अच्छे से समझिए। कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, और जब शिल्प एवं उद्योगों का विस्तार होने लगा, और जो विस्तार चल ही रहा था मौर्योत्तर काल में, तो उत्तरवर्ती गुप्त मतलब अगर इसको देखें तो स्कंदगुप्त के समय से आप देख सकते हैं, हूणों का आक्रमण तेज हो जाता है। जब हूणों का आक्रमण तेज हो जाता है, जब हूणों का आक्रमण तेज हो जाता है, तो जो शिल्प और उद्योग थे भयाक्रांत हो जाते हैं। शिल्पी या व्यापारी भयाक्रांत हो जाते, तो उनको लूट लिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। तो इस लूट और मार के डर से लोग बाहर व्यापार करने या शिल्प करने नहीं निकलते थे, उससे भी हतोत्साहित हुआ शिल्प एवं व्यापार। इसके बाद सामंतवादी प्रथा, जिसको हम कहते हैं, हम पढ़ाएंगे आपको सामंतवाद खूब अच्छे से। सामंतवादी प्रथा में क्या होता है, भूमि अनुदान मुख्य केंद्र में था। ठीक है, जब भूमि अनुदान केंद्र में था, तो ये वेतन स्वरूप भूमि अनुदान में दिया जाता था। जब भूमि अनुदान दिया जाता था, जैसे जो भी अधिकारी होते थे, पुरोहित होते थे, या जो बड़े बड़े कुमारा मात्य अमात्य होते थे, उनको भूमि अनुदान मिलता था। ठीक है, जब भूमि अनुदान मिलता था इनको, तो ये इस हिसाब से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अपने को, जब ये इनको भूमि मिल जाता था, तो वहां पर ये कृषि करते थे, और कृषि करते थे तो धीरे धीरे ये छोटे भूखंड के मालिक होने से होते होते बड़े भूखंड के मालिक होने लगते थे। जब तक केंद्रीय सत्ता मजबूत रहती थी, उसका नियंत्रण माने, जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, तो ये अपने को स्वतंत्र घोषित कर दी। ठीक, तो ये भी एक कारण हुआ कि भूमि अनुदान से सामंतवादी प्रथा बनी। अगर राजा केंद्र में कमजोर नहीं है तो बंधे रहते थे, कमजोर आ गया तो उसको अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो जो व्यापार वाणिज्य का ग्रोथ होना चाहिए केंद्रीकरण से, वो नहीं हो पाता था। लोग विलासी और अपने अस्थायी संस्कृति को बढ़ाने लगते थे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा कारण हमने अर्थव्यवस्था का आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था में इस काल में हमको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है, और जैसा कि उसके प्रमाण भी मिलते हैं। सोने के मुद्राओं का प्रचलन तो अधिक हुआ, लेकिन उसमें मिलावट के प्रमाण ज्यादा मिलने लगे थे। तो हमने इन सब पर चर्चा आपको किया था कि व्यापार एवं शिल्प में अवनति होती है, गिरावट होता है। उसका कारण मैंने बताया कि हूणों का आक्रमण, रोमनों द्वारा रेशम बनाने की कला सीख जाना, शिल्प में गिरावट। कैसे गिरावट होती है, सामंती प्रथा बढ़ने से। ठीक है, नगरों के पतन के भी प्रमाण मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे, स्वर्ण सिक्कों को दिनार, और कौड़ियों में भी व्यापार हुआ करता था। कौड़ियों के ये प्रकार हैं, देख लीजिए आप लोग। स्वर्ण मुद्रा की बात की जाए तो जो मुद्रा पर अंकन था, इसका भी हमने आपसे चर्चा किया था बढ़िया से, कि कैसे ये शासक की व्यक्तिगत रुचि, धार्मिक गतिविधियां, सार्वभौम सत्ता, कूटनीतिक संबंध, इन सबको ये सब कैसे दिखाते थे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं एक बार समाज पर। तो समाज में किस चीज की चर्चा की जाती है, आप लोग जानते ही हैं। समाज में हमने कई बार आपको बताया है, समाज में पहली चीज तो ये होती है कि वर्ण व्यवस्था था कि नहीं। दूसरा, समाज पितृ सत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक था। तीसरा, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। चौथा, समाज में दासों की स्थिति कैसी थी। पांचवा, खान पान एवं मनोरंजन।
मनोरंजन के साधन क्या रहे। ठीक है, तो ये चीजें इसमें देखने को मिलती है, वर्ण व्यवस्था, पितृमातृ, महिलाओं की स्थिति, दासों की स्थिति। तो इन सब मानकों पर हम किसी भी समाज की क्या करते हैं, तो हम उसका परीक्षण करते हैं। इसी में आप देख सकते हैं समाज में जो जो चीजें हैं उसमें अगर कोई दूसरा धर्म भी व्याप्त है तो उस धर्म में क्या क्या चीजें रही हैं उसको भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमको देखने को मिलता है सामाजिक कठोरता एवं भेदभाव थोड़ा सा वृद्धि होता है। वर्ण व्यवस्था जो था वो पूर्ववर्ती काल की ही तरह प्रभावशाली था, अत्यंत प्रभावशाली था। विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव और दास प्रथा का प्रचलन मौजूद था। थोड़ी सी कठोरता आई क्योंकि क्या कहते हैं जन्म आधारित हो गया था वर्ण व्यवस्था, और छुआछूत और अस्पृश्यता के प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि फाहियान नामक विद्वान आता है, चीनी यात्री फाहियान आता है, हमने आपको बताया ही है पहले किसके समय में आता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आता है या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। कब तक रहता है, 399 से 414 तक ये भारत में रहता है। और इसने समाज पर काफी उल्लेख किया है, इसमें चांडाल शब्द का उल्लेख किया है जिसको समाज में बहिष्कृत किया गया था या छुआछूत का शिकार वर्ग था ये चांडाल। तो ये मोटा मोटी पूछा जाता है। फिर क्या, शूद्रों द्वारा कृषि संबंधी गतिविधियों को अपनाने के साक्ष्य मिलते हैं। जो चार वर्ण था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो देखने को मिलते हैं, उसमें चार वर्णों में यहाँ पर शूद्रों और वैश्यों की स्थिति आमतौर पर कमजोर देखी जाती है। यहाँ पर कृषि कार्य में इनको लगाया जाता है। जातियों की संख्या, ये वर्ण है तो अब जातियों का भी उदय और उनकी संख्या मौर्योत्तर काल में हमने बताया है। दो चीज, मिलिंद पनहों और मिलिंद पनहों और महावस्तु का हमने उल्लेख किया था। उसमें 75 और 35 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख हमने बताया ही था। तो उसी प्रकार उन्हीं जो जो शिल्प करते थे बाद में विविधीकरण से वो लोग क्या हुए, वो जातियों में परिवर्धित हुए। तो गुप्त काल में भी जातियों की संख्या और बढ़ती है। क्या कारण रहता है, तो विदेशियों का भारतीय समाज में आत्मसातीकरण होता है। मौर्योत्तर काल सेम पैटर्न वही रहता है। फिर जो कुछ जनजातीय समाज के लोगों का ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शामिल किया जाना, जिसको कहते हैं संस्कृतिकरण। ठीक है, संस्कृतिकरण भी होता है इस काल में। तो इसकी वजह से भी जातियों की संख्या में वृद्धि होती है। संस्कृतिकरण क्या होता है, आमतौर पर संस्कृतिकरण को ऐसे समझिए कि जैसे जो उच्च वर्ग है वर्ण में या जाति में, ब्राह्मण क्षत्रिय मान लीजिए, वैश्यों और शूद्रों द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग की भांति अनुसरण करना या उनके कार्यों को अपनाना या वैसा कृत्य करना ही क्या है, संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन जिसको कहते हैं, उसको संस्कृतिकरण कहा जाता है। ठीक है, मोटा मोटी समझ में आया कि यहाँ वर्ण व्यवस्था कठोर हुआ और छुआछूत और भेदभाव की संख्या में वृद्धि होती है या कह दें कि ज्यादा होने लगता है। शूद्रों को कृषि कार्यों में लगाए जाने का साक्ष्य मिलता है। जातियों की संख्या में वृद्धि होती है। वो वृद्धि का कारण भी बताया जाता है क्यों जातियों की संख्या में वृद्धि की गई थी। अब महिलाओं की स्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति सामान्यतः अच्छी नहीं थी। आप ये देखेंगे, यदि आप इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं तो आपको दो चीजें इसमें मिल रही होगी कि एक ऋग वैदिक काल था। ठीक है, ऋग वैदिक काल था, जैसा कि हम जब ऋग वैदिक काल पढ़ा रहे थे तभी आपको बताए थे। ऋग वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति में निरंतर गिरावट देखने को मिलती है।
तो ऋग वैदिक काल के बाद से अगर देखेंगे तो ऋग वैदिक काल के बाद से अगर महिला आप उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो और थोड़ा सा गिरावट हुई। फिर महाजनपद काल में थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल जैसा नहीं, तो आप देखेंगे थोड़ी सी सहूलियत मिली, लेकिन महिलाओं की स्थिति में गिरावट ही देखने को मिलती है। फिर आप देखते हैं मौर्य काल में, तो मौर्य काल में आपको महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। मौर्योत्तर काल में द्वैध मिलता है, आप देखते हैं कहीं कहीं आपको महिलाओं की स्थिति अच्छी मिलती है, कहीं कहीं खराब मिलती है। सातवाहन काल में अगर दक्षिण भारत में देखेंगे तो वहां ठीक। फिर गुप्त काल में आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। ठीक, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक दृष्टिकोण से परिवर्तन भी होते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आमतौर पर महिलाओं की स्थिति में गिरावट ही देखने को मिलती है। तो सामाजिक वास्तविकता की यदि हम बात करें तो सती प्रथा का उद्भव होता है गुप्त काल में। सती प्रथा का प्रारंभिक अभिलेखी साक्ष्य मिलता है 510 का भानुगुप्त का एक अभिलेख है। उत्तरवर्ती गुप्त शासक रहते हैं भानुगुप्त का केरण अभिलेख। इसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य इसको माना जाता है। बहुत बार पूछा गया है यह सवाल। सती प्रथा का साक्ष्य इसमें हमको देखने को मिलता है। किसका है? भानुगुप्त का एरण अभिलेख। कुछ समकालीन साहित्य रहते हैं, उनके अनुसार महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे कृष्ण की पूजा। चूंकि भागवत संप्रदाय का उदय मौर्योत्तर काल में होता है, भागवत का, जिसमें अवतारवाद की संकल्पना देखने को हमको मिलती है। और अवतारवाद में कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया और इसी समय कृष्ण की जो पूजा है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें महिलाओं का भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती। ठीक है। फिर रामायण एवं महाभारत सुनने का अधिकार उनको दिया गया महिलाओं को। ये थोड़े से धार्मिक अधिकार देखने को हमको महिलाओं के बारे में मिलती है। अब देखिए, ये तो हो गया क्या कहते हैं आपका समाज। ठीक है, समाज में हमने दो बात की। क्या बात की? वर्ण व्यवस्था, जितने भी डायमेंशन थी हमने बता दिया। दासों की स्थिति बनी हुई थी, महिलाओं की स्थिति खराब थी, यद्यपि कुछ उनको कृष्ण स्तुति की बात की गई। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे साहित्य। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साहित्य। साहित्य पर आज चर्चा करेंगे। कल हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? स्थापत्य पर। ठीक है, तो स्थापत्य पर हम लोग चर्चा करेंगे और स्थापत्य में हम लोग गुफा, विहार, चैत्य और मंदिर स्थापत्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मंदिरों के पहले बार बनाए जाने का साक्ष्य कहाँ कब मिलता है? गुप्त काल में मिलता है। तो ये आज हम लोग साहित्य पर चर्चा करते हैं। तो साहित्य पर चर्चा पहली बार देखिए महाभारत और रामायण कब का रहा है ये अलग बात है, लेकिन संकलन जो होता है आमतौर पर माना जाता है मौर्योत्तर और गुप्त काल के बीच में होता है। आपको से आमतौर पर ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानिए महाभारत का जो संकलन करता है लेखक है वो वेद व्यास है। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखा है। स्मृतियों का जो जिसमें कई स्मृति आते हैं ना, जैसे मनु स्मृति कब लिखा गया? मैंने आपको बताया था शुंग काल। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण काल रहता है। उसके बाद जितने भी स्मृतियां आती हैं, मनु स्मृति पर टीका
नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और विष्णु स्मृति यहाँ लिखा जाता है। स्मृतियों पर बौद्ध साहित्य बुद्ध घोष की रचना विशुद्ध मग रहती है, इसी समय लिखा जाता है। गुप्त काल में ही आपको पुराणों का संकलन होता है। पुराण आप सुनते होंगे, ठीक है। 18 पुराण और 18 पुराणों का यहाँ पर क्या होता है, संकलन किया जाता है, जिसमें से मत्स्य पुराण जो है वो मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। बाकी विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पुराणों के जो मुख्य विषय थे वो धर्म, सृष्टि, प्राचीन कथाएं, वंश एवं ऐतिहासिक रहे, ठीक। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो आप 3-4 चीज है, महाभारत की रचना किसने की, रामायण की, स्मृतियों का रचनाकार मनुस्मृति के बाद सारे स्मृतियों की यहाँ पर संकलन किया जाता है, और फिर पुराणों का संकलन यहाँ पर होता है। ये तो हुए धार्मिक साहित्य, ठीक है, धर्म और स्मृति से संबंधित। अब धर्मेतर साहित्य मतलब जो धर्म पर न लिखी हुई पुस्तकें हैं, उसकी भी कुछ चीजें हम आपको दिखते हैं इसमें। तो भास एक प्रमुख कवि हुए हैं गुप्त काल में, जिनकी 2 रचनाएं हैं। एक रचना है स्वप्न वासव दत्ता और प्रतिज्ञा यौगंधरायण। रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया सवाल है, आ सकता है। फिर कालिदास ने नाटक की जो रचना की, उसमें 3 नाटक महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मतलब शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम को दिखाया गया है इसमें। मालविकाग्निमित्रम, मैंने आपको बताया था पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र रहता है, और मालविका का वर्णन इसमें किया गया है। विक्रमो वर्षीयम, विक्रम और उर्वशी का इसमें प्रेम दिखाया गया है। फिर काव्य कुछ लिखा है, ये तो नाटक हुए 3, कुछ काव्य है, 4 काव्य है। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम। ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, कुल मिला के 7 पुस्तकें हैं कालिदास के। इसको आप लोग रट लीजिए, यहाँ से सवाल पूछे ही पूछे जा सकते हैं। फिर विशाख दत्त के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा किया है। मुद्रा राक्षस मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। राक्षस घनानंद का जो सेनापति रहता है और उसके मुद्रा के ऊपर है। देवी चंद्रगुप्तम के बारे में हमने आपको बताया ही था कि देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्रुव देवी और रामगुप्त की यह चर्चा की गई है। हमने इसके बारे में विस्तार से आपको बताया है। शूद्रक का मृक्ष कटिकम, ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई किताबें, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब क्या है, विशाख दत्त की ये दोनों रचना, ये भी नाटक, ये भी नाटक। केवल ये क्या है, काव्य है, बाकी सब नाटक है, ठीक। नाटकों की विशेषताएं क्या होती थी, भाषा का सामाजिक विभाजन, उच्च वर्ण के लोग संस्कृत बोलते थे और निम्न वर्ग के लोग जो बोलते थे प्राकृत। नाटक आमतौर पर सुखांत में अंत होता था। सुखांत मतलब सुखी, सुख के साथ प्लीजर उसका एंडिंग होता था, ठीक है। अब विज्ञान एवं औषधि पर या आयुर्वेद पर कुछ लिखा गया, तो ये 3 लेखक बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। आर्यभट्ट को आप नाम सुने होंगे, जिन्होंने आर्यभट्टियम लिखा है। और आर्यभट्टियम जो है वो किस पर आधारित है, गणित और खगोल विज्ञान पर ये रचना है। तो इन्होंने गणित में यही माना जाता है शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, खगोल में कई खोजों की बात की, और गणित में कई युगांतरकारी अपना योगदान देते हैं। फिर वराह मिहिर का चर्चा होता है, जिनकी रचना का नाम है बृहत संहिता और बृहत जातक और पंच सिद्धांतिका। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है, इसको कर लीजिए, सभी इम्पोर्टेंट है। वाग्भट्ट इस समय आचार्य होते हैं। हम लोगों ने किसका किसका पढ़ा, चरक, सुश्रुत, अब वाग्भट्ट। तो वाग्भट्ट की रचना है अष्टांग हृदय, ठीक है, आयुर्वेद से संबंधित है। चरक की चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता रही है।
तो वाघभट्ट का पुस्तक का क्या नाम रहता है? अष्टांग हृदय। ये भी आयुर्वेद पर है, उत्कृष्ट एवं प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है इसको। ठीक है। निष्कर्ष क्या रहता है? परिवर्तन और स्वर्ण युग। तो वही हमने जो चर्चा अभी आपको कही है कि तो यदि आप देखेंगे साहित्य कला अभी पूरा नहीं हुआ है ये, तो इस पर चर्चा करना थोड़ा सा वो होगा, हम बाद में इस पर चर्चा कर लेंगे। तो अभी साहित्य आपका हुआ है, ठीक है, अभी तो साहित्य आपका हुआ है। कल हम लोग कला एवं संस्कृति पर चर्चा जब करेंगे उसके बाद हम लोग इसकी कल हम लोग कला एवं संस्कृति पर चर्चा करेंगे। आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीजों के साथ सिद्ध करेंगे स्वर्ण युग कहाँ और स्वर्ण युग कहाँ नहीं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं हम लोग और आपका जो भी डाउट रहेगा उसको दूर कर देंगे। गुप्त काल हमको लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं कल। नमस्कार।